बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का वेलकम टू टीचर्स एकेडमी। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ डेप्रिसिएशन, चैप्टर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 10 ऑफ मिक्स एंड मिक्स। तो मिक्स एंड मिक्स की जो बुक है उसमें चैप्टर 10 है डेप्रिसिएशन का। हम उसकी प्रॉब्लम्स को आज सॉल्व करेंगे ग्रुप ए को। तो प्रॉब्लम्स ग्रुप ए प्रॉब्लम नंबर 1 है। हमें कुछ यहाँ पे डाटा दिया हुआ है एक कार वाश का। उन्होंने एक इक्विपमेंट बाय किया और उसको इंस्टॉल किया और उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहे हैं कि 7200 का इक्विपमेंट था और उन्होंने 10 इक्विपमेंट बाय किए हैं क्रिस्टल कार ने एक साथ। तो एक साथ बाय करने पे उन्हें ये इक्विपमेंट 63,000 के टोटल जो हैं पड़े हैं, जिसमें से 23,000 का उन्होंने कैश रिसीव पे किया है और 40,000 का नोट पेएबल जो है ना उन्होंने लिख के उन्हें दिया है क्योंकि क्रेडिट किया। और इस 40,000 पे उनको 800 जो है एक्रूड इंटरेस्ट पे करना पड़ा, इंटरेस्ट चार्जेस आए हैं। सेकेंडली उन्होंने बताया कि इस एसेट बाय करने पे सेल्स टैक्स पे किया है दैट इज़ 3,780 एंड थर्ड फ्रेट चार्जेस पे किए हैं 3,320 इक्विपमेंट की डिलीवरी की वजह से। 2,250 जो है उन्होंने पे किया है कार वाश को इंस्टॉल करने के लिए, इंस्टॉल में जो लेबर बुलवाई उसको कॉन्ट्रैक्टर को। और ये उन्होंने 6 जो इंस्ट्रूमेंट है, जो 6 इक्विपमेंट है वो 2,250 में इंस्टॉल कराए हैं, बल्कि बाकी 4 इक्विपमेंट के उन्होंने लेस एक्सपेंसिव कॉन्ट्रैक्टर हायर किया है जो उन्हें 1900 पर मिला। इंस्टॉलेशन के दौरान उनके किसी लेबर से थोड़ा सा एम्प्लॉय से नुकसान हो जाता है और वो डैमेज उन्हें 914 पे करना पड़ता है एंड 5,700 उन्होंने पे किया है कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट के लिए रेडियो पे, ताकि लोगों को ये पता चले कि ये इक्विपमेंट क्रिस्टल कार वाश यूज़ कर रहा है कार वॉशिंग के लिए और उनकी सेल्स बढ़ सकें। रिक्वायरमेंट क्या है, इंस्ट्रक्शंस हमें क्या हैं, एक सेंटेंस में बताएं कि किस नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर को जो है हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स में ऐड करना चाहिए। तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स में रीज़नेबल एंड नेसेसरी नेचर ऑफ जो एक्सपेंडिचर हैं वो ऐड करने चाहिए। इट मीन्स कि उस प्लांट या इक्विपमेंट को उसकी प्राइस को कंडक्ट करने या उसको रेडी टू यूज़ बनाने के लिए जोन से एक्सपेंडिचर रीज़नेबल हैं और नेसेसरी हैं, सिर्फ वो ऐड होंगे, वो उसमें उसका पार्ट बनेंगे कॉस्ट का। तो इसमें रीज़नेबल नेसेसरी में 2 चीज़ें आ गई। एक तो वो एक्सपेंडिचर जो उसको उसकी रिक्वायर्ड प्लेस पर पहुंचाने के लिए ज़रूरी है एसेट को, और दूसरे वो एक्सपेंडिचर जो एसेट को रेडी टू यूज़ करने में, उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बी पार्ट जो कह रहे हैं कि आपने जो एक्सपेंडिचर देखे हैं इसमें 1 बाय 1 करके बताएं कि कौन से एक्सपेंडिचर जो हैं वो ज़रूरी हैं, रीज़नेबल और नेसेसरी हैं, कौन से नहीं। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे उन्होंने हमें कार की कॉस्ट बताई है और कार की कॉस्ट इज़ ऑब्वियसली रीज़नेबल एंड नेसेसरी। आप किसी एसेट को बाय करेंगे तो वो उसका बेसिक कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट बनेगा। प्लस इसमें जो 800 चार्जेस बताए हैं इंटरेस्ट चार्जेस, ये उस एसेट की कॉस्ट के लिए रीज़नेबल और नेसेसरी नहीं है। एसेट जो है फुली कैश पे भी पे किया जा सकता था और कोई और कॉन्ट्रैक्ट भी किया जा सकता था। तो ये 800 जो चार्जेस हैं ये इंटरेस्ट चार्जेस सेपरेटली हैं और इनको सेपरेटली एक्सपेंस में सेपरेट एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, कॉस्ट ऑफ एसेट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सेकंड है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स ऑब्वियसली किसी भी एसेट को बाय करने की वजह से पे करना पड़ता है, तो दैट इज़ रीज़नेबल एंड नेसेसरी एक्सपेंडिचर जो हमें अकर होता है, तो इसको हम कॉस्ट ऑफ एसेट में इंक्लूड करेंगे। थर्ड इज़ फ्रेट चार्जेस। तो फ्रेट चार्जेस जो हैं दैट इज़ आल्सो नेसेसरी एंड रीज़नेबल एक्सपेंडिचर बिकॉज उस एसेट को उसकी जिस जगह से हमने ख़रीदा वहाँ से उसको उसकी डिज़ायर्ड लोकेशन जहाँ हमने इंस्टॉल करना है, जहाँ हमने उसे यूज़ करना है, वहाँ तक लाने के लिए पे करने पड़ेंगे। थर्ड, उस इक्विपमेंट को उस जगह पे पहुँचाने के अलावा उसको इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो यूज़ नहीं होगा। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस आर आल्सो रीज़नेबल एंड नेसेसरी चार्जेस जो कंपनी को पे करने पड़ते हैं, तो ये भी उसकी कॉस्ट ऑफ एसेट में इंक्लूड होंगे। थर्ड, फिफ्थ पे आ रहा है रिपेयर्स चार्जेस। तो डैमेज हो गया है, एक्सीडेंटली है, ये एक्सपेंडिचर नेसेसरी एंड रीज़नेबल नहीं है
कॉस्ट ऑफ एसेट्स से एसोसिएट नहीं करता। अगर ध्यान किया जाता, थोड़ा सा केयर से काम लिया जाता, तो शायद ये डैमेज ना होता। तो उसकी जो रिपेयर एंड ये दैट विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट एक्सपेंस रिपेयर एंड मेंटेनेंस के साथ, इसको कॉस्ट ऑफ एसेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। लास्ट एक्सपेंस इन्होंने एडवर्टाइजिंग का है। एडवर्टाइजिंग इज़ ऑल्सो सेल्स एक्सपेंस, सेल्स के रिलेटेड एक्सपेंस है। ये भी उस एसेट को उसकी डिज़ायर्ड लोकेशन पे लाने या उसको रेडी टू यूज़ बनाने के लिए नेसेसरी या रीज़नेबल नहीं है, तो इट विल आल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट। सेकेंड पार्ट के बाद थर्ड पार्ट इज सेइंग प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। तो कौन कौन से एक्सपेंडिचर ज़रूरी हैं कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनने के लिए, लेट्स सी। तो सबसे पहले जो एक्सपेंडिचर कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनेगा दैट विल बी परचेज़ प्राइस, जो उस एसेट की परचेज़ प्राइस है, प्लस सेल्स टैक्स जो उस एसेट को बाय करने की वजह से हमें लेना पड़ा। नेक्स्ट इज़ फ्रेट चार्जेस, फ्रेट चार्जेस भी उसका रीज़नेबल एंड नेसेसरी पार्ट है, एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस, और इनको मिला के हमारे पास जो आएगा दैट विल बी कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। अब क्या एसेट को जब हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्री से, तो हम 91,200 की कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे आई विल मेंशन कि 63,000 है, मिस्टेक करनी, ओके। एंड नेक्स्ट पार्ट इज़ प्रिपेयर अ जर्नल एंट्री एट द एंड ऑफ करंट ईयर। इस करंट ईयर के एंड पे एक जर्नल एंट्री बनाएं जिसमें आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें कि इस इक्विपमेंट की, और इसमें बताया कि आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करेंगे, 10 ईयर यूज़फुल लाइफ है, और एज्यूम करें कोई साल्वेज वैल्यू नहीं है। अप्लाइज द हाफ ईयर कन्वेंशन, तो हम एंट्री करते हैं। तो एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और यहाँ पे हम वर्ड इक्विपमेंट ऐड करते हैं क्योंकि अगर कंपनी के पास डिफरेंट एसेट्स हैं तो हर एक पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, तो कौन सा डेप्रिसिएशन अकाउंट किस एसेट से रिलेट कर रहा है हम उसको मेंशन कर देते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 4,560 कैसे आएगा, हम स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे, 91,200 जो कि कॉस्ट है माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि उन्होंने कहा हाफ ईयर कन्वेंशन ले, हमने इन बिटवीन साल के दौरान एसेट लिया। तो हाफ ईयर कन्वेंशन कहता है कि अगर आपने पूरे साल के दरमियान में कोई एसेट लिया तो उस पर पूरा साल की आप डेप्रिसिएशन चार्ज ना करें बल्कि हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें। तो जब हाफ ईयर कन्वेंशन लेंगे तो हम फ्रैक्शनल ईयर नहीं लेंगे, हम सिर्फ हाफ ईयर की जो है डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, ठीक है, 1/2 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह करके हमारे पास 4,560 जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेस्ट मैनेजमेंट परचेज अ न्यू इक्विपमेंट ऑन January 3, और इस इक्विपमेंट की जो कॉस्ट है 2,40,000 है। दिस इक्विपमेंट हैड एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 8 years एंड रेजिडुअल वैल्यू जो है 24,000 है। इट स्टेट कि एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो कैलकुलेट किया जाए थ्रू आउट द 8 year लाइफ, और कंपनी की पॉलिसी है इज़ टू राउंड डेप्रिसिएशन फॉर फ्रैक्शनल पीरियड ऑफ द नियरेस्ट मंथ। मतलब हम हाफ ईयर कन्वेंशन नहीं लेंगे, हम फ्रैक्शनल पीरियड लेंगे। एज द इक्विपमेंट वाज रिक्वायर्ड अर्ली इन जनवरी, इक्विपमेंट जनवरी में आ गया, 1 full year डेप्रिसिएशन विल बी टेकन ईच ईयर। तो हर साल पूरी 1 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 8 साल तक। तो हमें जो मेथड्स दिए हैं दैट इट स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना है, सेकंड पे सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड फॉलो करना है, एंड थर्ड पे डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। तो हम इन तीनों मेथड से जो है अपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। लेट्स सी, तो जब हम इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड चार्ज करेंगे तो स्ट्रेट लाइन मेथड से हमारी हर साल की डेप्रिसिएशन सेम ही आती है, हर साल एक ही डेप्रिसिएशन काउंट होती है। तो डेप्रिसिएशन होगी क्या, इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे स्ट्रेट लाइन मेथड का, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड ईयर्स ऑफ लाइफ। तो कॉस्ट ऑफ एसेट हमारे पास 2,40,000 था माइनस 24,000 डिवाइड बाय 8, तो हमारे पास पर ईयर जो वैल्यू आती है दैट इज़ 27,000। तो 27,000 हमारी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है पर ईयर, और ये हर साल इतनी ही एक्यूमुलेट होगी। टोटल ये 8 years की एक्यूमुलेशन है, तो टोटल
accumulated depreciation for from 1993 to 2000, ये 8 years की डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी? 27,000 will be multiplied by 8 years, तो it will be 2,16,000. तो ये 2,16,000 टोटल डेप्रिसिएशन आएगी, जो कि 2,40,000 माइनस 24,000 के इक्वल है। मतलब साल्वेज वैल्यू माइनस करके हमारी पूरा एसेट डेप्रिसिएट हो जाएगा। ये 8 ईयर की हमारी डेप्रिसिएशन, टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी थ्रू स्ट्रेट लाइन मेथड। अब हम नेक्स्ट मेथड पे मूव करते हैं। अब हम एक टेबल जनरेट करेंगे जिसमें हम 8 साल की डेप्रिसिएशन लेंगे। फर्स्ट कॉलम हमें ईयर्स शो कर रहा है, सेकंड में कैलकुलेशन। ये मैंने आपके लिए कॉलम ऐड किया ताकि आपको कैलकुलेशन समझ आए कि हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करें। आपको पेपर में या कहीं पे इस कॉलम को शो करने की ज़रूरत नहीं। सेकंड आ गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल कितना होगा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हर साल की कितनी ऐड होती जाएगी, और डेप्रिसिएटेड बुक वैल्यू या अनडेप्रिसिएटेड बैलेंस कितना रह गया। तो हमारा एसेट 2,40,000 का है, तो हम यहाँ मेंशन करेंगे। ओके, सम ऑफ ईयर डिजिट में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो 2,40,000 पे नहीं करनी, हमने सैल्वेज वैल्यू माइनस करनी है। मतलब हमारी पहले साल जो डेप्रिसिएशन आएगी वो 2,16,000, मतलब 2,40,000 माइनस 24,000, जो सैल्वेज वैल्यू है माइनस करके 2,16,000 पे हम चार्ज करेंगे। और इसकी फ्रैक्शन लेंगे, जो टोटल डिजिट्स हैं उस पर डिवाइड करेंगे, और पहले साल हम सबसे मोस्ट जो हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट ईयर है, उस पर डिवाइड करेंगे। 8 डिवाइड बाई 36, तो हमारी डेप्रिसिएशन एक्सपेंड 48,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नाउ 48,000। बुक वैल्यू जो है 2,40,000 में से हम 48,000 पे ऑफ कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे, तो हमारे पास 1,92,000 रह जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट ईयर में हम दोबारा 2,16,000 पे चार्ज करेंगे, बट अब जो है 8 ईयर के बाद 7 ईयर आता है, तो 7 ईयर पे हम फ्रैक्शन लेंगे। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंड 42,000 हो गया, डिक्रीज़ कर गया है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 42 प्लस 48 90,000 हो गई है, और बुक वैल्यू हमारी डिक्रीज़ होके 1.5 लाख हो गई है। अगेन हम 6th ईयर की डेप्रिसिएशन लेंगे, एक्सपेंस 36,000 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 90,000 प्लस 36 करेंगे तो 1,26,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डिक्रीज़ करता जा रहा है और बुक वैल्यू भी डिक्रीज़ करती जा रही है। इसी तरह सिमिलरली हम 5th ईयर, 4th ईयर, 3rd ईयर, 2nd ईयर और 2000 में ये लास्ट फ्रैक्शन 1st ईयर की रह जाएगी, और हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टोटल 2,16,000 तक हो जाएगी, और हमारे पास जो बुक वैल्यू है वो सैल्वेज वैल्यू के बराबर रह जाएगी। तो ये मेथड है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड पे, दैट इज़ डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। तो हम 1 डिवाइड बाई 8 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारा रेट आता है 12.5% पर एनम या पर ईयर। क्योंकि हम डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो हम इस रेट को जो है वो डबल कर लेंगे, दिस रेट विद डबल्ड। तो 12.5% को अगर डबल करें इट विल बी 25%, और अब हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो डबल रेट से, मतलब 25% से चार्ज करेंगे। सिमिलरली पहले की तरह का एक टेबल बना लेंगे। 2,40,000 हमारी बुक वैल्यू है। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड का ये मतलब है कि हमारी जैसे जैसे बुक वैल्यू कम होती जाएगी, हम डेप्रिसिएशन अपनी बुक वैल्यू के मुताबिक बुक वैल्यू पे 25% चार्ज करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट में हमारे पास फर्स्ट ईयर में 2,40,000 पे हमारी 25% चार्ज होगा, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी 60,000। सेकेंड ईयर में हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 25%, वो 2,40,000 पे नहीं बल्कि 1,80,000 पे, मतलब डिक्रीज्ड बुक वैल्यू पे चार्ज होगी। सिमिलरली थर्ड ईयर 1995, 1996, 1997 हमने सारी डेप्रिसिएशंस बुक वैल्यू पे चार्ज की। बट जब लास्ट ईयर होगा तो यहाँ पे हमने बुक वैल्यू पे चार्ज नहीं करनी, रेट नहीं लेना। यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड क्या होगा कि हमारी जो लास्ट बुक वैल्यू है इसमें से हम साल्वेज वैल्यू को माइनस कर देंगे। जितनी भी लास्ट ईयर पे हमारे पास जितनी भी एक्सपेंस बचेगा वो डेप्रिसिएशन में चार्ज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम रेट नहीं लेंगे लास्ट ईयर में, हम बुक वैल्यू लेंगे, उसमें से अपनी साल्वेज वैल्यू माइनस कर लेंगे,
एसेट की सालवेज वैल्यू माइनस हुई तो 8036 जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन हमारी 2,16,000 ही हुई जो कि सालवेज वैल्यू माइनस करके है, और बुक वैल्यू हमारे पास उतनी ही रह गई जितनी कि हमारे पास सालवेज या रेजिडुअल वैल्यू बचती है। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 10A-3 जिसमें हमें एक न्यू इक्विपमेंट परचेज़ किया है 1 लाख का, 5 ईयर एस्टिमेटेड लाइफ बता रहे हैं। मैसर्स यानी कि रेजिडुअल वैल्यू जो है एसेट की वो 10,000 है, और 5 ईयर की प्रॉपर्टी क्लॉज है फॉर इनकम पर्पज़, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए हम अगर MACRS मेथड यूज़ करेंगे तो 5 ईयर की प्रॉपर्टी क्लॉज लगाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज करें, ठीक है, और हम फ्रैक्शन ऑफ ईयर लेंगे अगर हमें इन बिटवीन एसेट को बाय कर रहे हैं या डेप्रिसिएशन लेनी पड़ रही है, क्योंकि एसेट हमने बाय किया है 29 मार्च को। ओके, 29 मार्च को बाय किया है तो हमें फ्रैक्शन ईयर लेना पड़ेगा। अगर हम 31 दिसंबर तक इसको, ये कह रहे हैं हमें डेप्रिसिएशन विल एक्सटेंड थ्रू 1998 तक हम कैलकुलेशन शो करेंगे। फर्स्ट मेथड हमने यूज़ करना है स्ट्रेट लाइन, फ्रैक्शनल ईयर लेना है यानी कि फ्रैक्शन ऑफ ईयर फाइंड करेंगे। सेकंड 200% डिक्लाइनिंग, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड को 200% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, बट इस मेथड में हम हाफ ईयर कन्वेंशन लेंगे, फ्रैक्शनल ईयर नहीं लेंगे। ओके, थर्ड इज सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, यहाँ पे भी हम हाफ ईयर कन्वेंशन लेंगे। एंड फोर्थ मेथड इज MACRS यानी कि मोस्ट एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम फॉर 5 ईयर प्रॉपर्टी है। मैंने M की एब्रीविएशन गलत कही है, ये इस वक्त मुझे याद, मॉडरेट आई थिंक मुझे याद नहीं। लेट्स सी, हम इसकी कैलकुलेशंस देख लेते हैं। 12 तो हम अपनी जो 18,000 है, इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं 18,000 मल्टीप्लाई बाय 9/12 तो दैट इज़ 13,500। तो पहले साल जो ये डेप्रिसिएशन आएगी दैट विल बी 13,500। नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन हो जाएगी दैट विल बी अबाउट, मतलब बाकी 9 टाइम्स जो हैं फॉर ईयर 1994 टू 1997 जो डेप्रिसिएशन है वो 18,000 ही चार्ज होगी, पूरा साल 18,000 ही चार्ज होगी। तो इतने साल के लिए अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कितने साल क्या होगा, तो हर साल 18,000 ही चार्ज होगी। लेकिन जब हम 1998 में जाएंगे, 1998 तो फिर से हमने इस एसेट को जो है यहाँ पे हमें बता रहे हैं आया हाफ ईयर की हम कैलकुलेशन करेंगे, चाहे जब भी आपने एसेट लिया हो थ्रू आउट द ईयर आप हाफ ईयर ही उसे काउंट करेंगे, तो आपके पास ये 80,000 आ जाता है। 1994 में जब एसेट की इसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे बैलेंस, क्योंकि हमारे पास डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है तो डिक्लाइनिंग बैलेंस में हम 40% चार्ज करेंगे। लास्ट ईयर में जैसे मैंने आपको पहले बताया जितनी बुक वैल्यू है उसमें से हम माइनस कर देंगे साल्वेज वैल्यू को, तो उतनी डेप्रिसिएशन हम लास्ट ईयर में चार्ज करेंगे। तो इस तरह डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मेथड पर मूव करते हैं ना, वो कैसे कि 1993 में 5th पार्ट लिया और उसका हाफ ले लिया, ठीक है, तो हमारे पास 15,000 आता है। इससे नेक्स्ट ईयर में जब 1994 में जाएंगे तो अगेन 90,000 का 5th पार्ट लेके हाफ ईयर प्लस इसमें 90,000 का 4th पार्ट का हाफ ईयर, मतलब इस साल की फुल हम कैलकुलेट करेंगे बट 5th पार्ट हाफ 5th पार्ट लेंगे, हाफ हम 4th पार्ट लेंगे एंड देन उसकी बुक वैल्यू फाइंड करेंगे। इसी तरह 95 में भी हम हाफ 4th पार्ट लेंगे और हाफ 3rd पार्ट लेंगे एंड देन हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट ईयर में 3rd पार्ट हाफ लेंगे और 2nd पार्ट हाफ लेंगे। तो देखा जाए तो 5th पार्ट आधे हाफ ईयर में लेके हमारा कंप्लीट हो जाता है, 4B 3rd भी, इसी तरह हम 2nd और 1st को भी करेंगे। पे इन रेट्स को हर साल अप्लाई कर देंगे और इस तरह से जो डेप्रिसिएशन आएगी ये MACRS मेथड की होगी। ये रेट्स हमें ऑलरेडी गिवन है थ्रू चार्ट, हम उधर से लेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। जब हमारे जो रेट्स हैं
वो जब सब कैलकुलेट हो जाएंगे तो हमारी जो बुक वैल्यू है यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो 1 लाख पूरी आ जाएगी। तो यहाँ पे नो सॉल्वेज वैल्यू जो है रिमेनिंग रहती है, कोई सॉल्वेज वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, तो ये MACRS मेथड से फॉलो अप हो जाएगा ताकि स्टॉक होल्डर्स जो हैं वो खुश हो जाएं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए और फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कौन सा? एक्सप्लेन योर आंसर विद रीजनिंग। तो अगर कंपनी चाहती है अपने मैक्सिमाइज़ करना प्रॉफिट को, तो सबसे जो लोअर होता है नियर फ्यूचर में, मतलब शुरू के दिनों में किस मेथड से हम शो कर सकते हैं? तो स्ट्रेट लाइन मेथड में ये एक्सपेंस 18,000, पहले साल 13,500 और उसके बाद 18,000 बन रहा है। तो सबसे कम एक्सपेंस जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड में फॉलो हो रहा है। तो कंपनी को स्ट्रेट लाइन मेथड का अगर हम यूज़ करेगी तो शुरू के सालों में उसका प्रॉफिट ज़्यादा शो होगा क्योंकि एक्सपेंस कम है यहाँ पे। ठीक है, और टैक्सेबल को रिड्यूस करना नियर फ्यूचर में तो रीज़न समथिंग लाइक उसको एसेट को डेप्रिसिएट करता है, जबकि MACRS मेथड से जो आपकी टोटल डेप्रिसिएशन है वो ज़ीरो हो जाती है। मतलब अगर आप MACRS मेथड डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ आ रही हैं 20,000, 32,000, 19,200, 11,520, लेकिन लास्ट ईयर पे जाके हमारे पास 10,000 रिमेनिंग रह जाता है बुक वैल्यू में, जो कि हमारी साल्वेज वैल्यू है। लेकिन अगर MACRS मेथड को अगर हम फॉलो करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे भी जो वैल्यूज़ हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वो सेम हैं, क्योंकि इनका जो बेस मेथड है, वो जो बेस लाइन है वो तकरीबन सेम है। बट जो बुक वैल्यू है लास्ट ईयर में आके MACRS मेथड साल्वेज वैल्यू को कंसीडर नहीं करता और वो इसको ज़ीरो कर देता है। इसीलिए अगर इनकम टैक्स रिटर्न में हम ये बताएं कि हमारी साल्वेज वैल्यू हमें मिली है तो वो उसमें फिर कैपिटल गेन को चेक करता है और उस पर भी टैक्स लगाता है कैपिटल गेन के ऊपर। तो इनकम टैक्स रिटर्न जो हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं वो साल्वेज वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करते। दे बिलीव कि एसेट पूरा बिजनेस में यूटिलाइज हो जाए। तो पहले तो हमसे रिक्वायर्ड है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इनकी कैलकुलेट करें इफ़ एनी ऑन ईच मेथड मशीन एट 31 दिसंबर 1993। तो हमने सिर्फ एक साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। 31 दिसंबर 1993 में इनकी डेप्रिसिएशन क्या आ रही है या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उस साल तक कितनी आ रही है। एज्यूम डेप्रिसिएशन वाज कंप्यूटेड नियरेस्ट मंथ है तो इसका मतलब फ्रैक्शनल ईयर लेंगे हम। और सेकंड पार्ट में कह रहा है कि आपने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है उसका एक स्केड्यूल बनाएं, और वो स्केड्यूल इस तरह से उन्होंने एग्जांपल दे दी है। मेथड फर्स्ट कॉलम में डेट ऑफ एक्विजिशन, और इन कॉलम्स को लेके हेडिंग्स को लेके आप एक टेबल बनाएं। लेट्स सी 25 अगस्त 1992 को, तो 25 अगस्त से लेके जो 1992 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी 31 दिसंबर तक, तो दैट विल बी स्ट्रेट लाइन का, क्योंकि हम मेथड यूज़ कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लगाएंगे और मल्टीप्लाई 4/12 फ्रैक्शन ईयर लेंगे, तो हमारे पास 1992 की डेप्रिसिएशन आ जाती है 15,400। इसी तरह 1993 में क्योंकि फुल ईयर हमने यूज़ किया है तो हम फुल ईयर इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1993 में इन दोनों सालों की ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट मशीन को देखते हैं। 1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि इसकी जो नंबर ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ है दैट इज़ 8 ईयर्स, तो 1 डिवाइड बाय 8, और ये हमारे पास आंसर आएगा 12.5% में आ जाएगा, और इसको हम कर लेंगे डबल्ड, तो डबल्ड करने के बाद इट विल बी इक्वल टू 25%। इस तरह से हम इसका रेट कैलकुलेट करेंगे, तो 25% रेट लगेगा मशीन बी पर। तो पहले साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी फॉर 1992 दैट विल बी 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 12 भी यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो कैलकुलेशन आएंगी दैट विल बी 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 25,000 मल्टीप्लाई 912, तो 30,000 हम चार्ज करेंगे 1992 को। बाकी जो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 1,30,000,
तो 1993 में हम 1,30,000 पे 25% चार्ज करेंगे तो 32,500 हमारे पास डेप्रिसिएशन आएगी। दिसंबर 1993 में हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, 1992 और 1993 की दोनों ईयर की प्लस कर देंगे तो इट विल बी 62,500। सिमिलरली अब हम थर्ड मशीन लेंगे, चार्ज करेंगे और इसकी जो फ्रैक्शन लेंगे इट विल बी 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय, हमारा क्योंकि फर्स्ट ईयर है तो हम 6th फ्रैक्शन लेंगे इसकी और टोटल हम इसको कैलकुलेट करेंगे 21, यानी 6 ईयर की जब हम कैलकुलेशन 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 करेंगे तो हमारे पास 21 आएगा। तो इसकी जो फ्रैक्शन का आंसर आएगा दैट विल बी 60,000। तो 1993 की जो वैल्यू आ रही है 1,84,100 बनती है। हम तीनों डेप्रिसिएशंस को प्लस कर देंगे जो कि हमारी बनती हैं 61,600, 62,500 एंड 60,000। तो इट विल बी 1,84,100। माइनस किया 1,60,000 में कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं थी, 2,50,000 में से 40,000 और 2,04,000 से 25,000। यूज़फुल लाइफ भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन दिसंबर 2093 ये भी हमने कैलकुलेट कर ली, वो भी हमने इधर लिख दी। अब नेक्स्ट लास्ट में पूछ रहे हैं कि 1994 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा। क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से। स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट के ऊपर आप अपना रेट लगाएंगे जो हमें गिवन था, उसी तरह से हम चार्ज करेंगे यहाँ पर। और इसी तरह डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड से भी होगा, सम ऑफ योर डिजिट भी और डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। तो हम चारों पर अपनी अपनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। लास्ट जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन का पार्ट दैट इज़ इसे MACRS मेथड से अपने जो डेप्रिसिएशन है इसको चार्ज करें। तो 1994 में अगर हम MACRS मेथड लगाएं इन चारों के ऊपर तो फर्स्ट क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन 1992 है तो इधर जो डेप्रिसिएशन रेट 1994 में लगेगा वो 19.2 का लगेगा। इन्होंने हमें बता दिया है हम जो प्रॉपर्टी क्लास सब एसेट के लिए यूज़ करेंगे 5 ईयर। तो अगर हमारा 1992 है तो 1992 से हम थर्ड ईयर में फॉल कर रहे हैं फर्स्ट एसेट के लिए, मशीन ए के लिए, तो इस पर 1992 का रेट लगेगा। सेकंड भी 1992 से 1994 में हम थर्ड ईयर में फॉल कर रहे हैं, 1993 में हम सेकंड ईयर में फॉल कर रहे हैं, 1994 वाले एसेट में हम फर्स्ट ईयर में फॉल कर रहे हैं। तो हम इनके रेलिवेंट रेट लगा देंगे अगर हम MACRS मेथड यूज़ करें। फोर्थ पार्ट में कह रहा है जर्नल एंट्री प्रिपेयर करें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने की। तो अगर हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करें तो हमारी डेप्रिसिएशन विल बी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो हमने जो ऊपर वाला हमने जो टेबल बनाया था यहाँ पे, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन की अगर हम टोटल कर लें कि हमें 1994 की कितनी डेप्रिसिएशन है तो वो अमाउंट यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज़ 10-5। यहाँ पे हमें एक कुछ डाटा गिवन है डिस्पोजल ऑफ प्लांट ऑफ एसेट का और उसके साथ हमें जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करने को कहा जा रहा है। तो यहाँ पे हमने जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है। पिछली के लिए आपको ट्रेड मिल रही है और उसकी वजह से डिस्काउंट क्या लेंगे, वो कैश रिसीव कर रहे हैं आप, और 26,000 जो आपको कैश में मिल रहा है। मूविंग वैन्स के लिए कह रहे हैं आप व्हीकल अकाउंट का जो वर्ड है, जो अकाउंट है वो यूज़ करेंगे। तो ये मैंने एंट्रीज तो पहले से की हुई हैं टू सेव माई टाइम। हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। जब हम एंट्री करेंगे इन ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल, ये कैसे आया, हमारी जो ओल्ड व्हीकल थी 27,000 उसमें से हम 19,000 को लेस करेंगे। मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन शो कर देती हूँ। कॉस्ट ऑफ व्हीकल जो ओल्ड व्हीकल है, सॉरी हम ये आ गई हमारे पास
27,000 और इसमें से हम माइनलेस कर देंगे accumulated depreciation, that will be accumulated depreciation will be 19,000 और हमारे पास जो इनको कंपेयर करके या तो कैपिटल गेन आएगा या तो हमारे पास बुक वैल्यू आ गई, दैट इज़ 27,000 माइनस 19,000। तो हमारे पास जो इसकी अमाउंट है इस पे डिपेंड करेगा। अगर बुक वैल्यू ज़्यादा हुई और ट्रेड इन अलाउंस कम हुआ तो हमें कैपिटल लॉस होगा, और अगर हमें बुक वैल्यू कम है और ट्रेड इन अलाउंस ज़्यादा है इन दिस केस तो हमें कैपिटल गेन होगा। तो कैपिटल गेन हमारा जो है ऑन सेल ऑफ एसेट दैट इज़ 4,000। तो ये 4,000 कैपिटल गेन है। इसी गेन को हम इस एंट्री में क्रेडिट साइड पे, क्योंकि गेन है तो क्रेडिट होगा, अगर कैपिटल लॉस होता तो हम इसको डेबिट करते। तो इस तरह से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे ऑन 12 मार्च। और ये हमारे पास कैलकुलेशन है। कैश हम 26,000 पे कर रहे हैं, 4,000 हमारा गेन है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। कैलिब्रो सोल्ड लैंड एंड अनयूज्ड स्टोरेज फैसिलिटी टू सेल्फ स्टोर इन कॉर्पोरेशन for 8,50,000, receiving 3 lakh in cash and 5-year note receivable for 5,50,000। तो ये हमारे पास आगे एसेट आ गया जो हमने सोल्ड किया है। सेल हम क्या कर रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग हमारे पास से जा रही है। तो लैंड हमारे पास जो कॉस्ट कर रही थी दैट वाज 1,20,000, बिल्डिंग की वैल्यू थी 5,70,000। तो वो हमने उनकी रेलिवेंट अमाउंट लिख दी। इस बिल्डिंग की जो डेप्रिसिएशन हुई उस डेप्रिसिएशन को, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम डेबिट कर लेंगे 2,30,000। अब इस डेप्रिसिएशन की बेस पे हम गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट एसेट देखेंगे कि जो पूरा हमारा स्टोरेज है, स्टोरेज फैसिलिटी है, इस पे हमें गेन हुआ है या लॉस हुआ है। तो हम बिल्कुल उसी मेथड से देख सकते हैं कि हमारे पास हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ स्टोरेज का था और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है 98,000 उस पर कैलकुलेट हुई है, और न्यू जो कंप्यूटर है वो 95,000 का आ रहा है। 10,000 ट्रेड इन अलाउंस है क्योंकि पुराना सिस्टम वो खुद ही ले रहे हैं, और कैश जो है कंपनी 35,000 पे कर रही है उनको। 50,000 का साथ ही एक नोट पेएबल भी इशू कर रही है। मतलब जो टोटल अमाउंट पे की जा रही है वो 50 एंड 35 प्लस करेंगे 85,000 पे की जा रही है। सो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट, हम उसको ऑफिस इक्विपमेंट कंसिडर करें कंप्यूटर को, तो न्यू ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो रहा है क्योंकि वो न्यू आ रहा है, और पुराना ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट हो रहा है। और क्योंकि पुराना ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट हो रहा है तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम डेबिट करेंगे, ठीक है। और कैश और नोट पेबल हम पे कर रहे हैं तो ये भी क्रेडिट हो गए। अब लॉस हमें आ रहा है, लॉस ऑन प्लांट एसेट, ये 18,000 कैसे आया, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 11,000 का है, स्क्रैप डीलर को हमने वो इक्विपमेंट दिया है, कोई प्रोसीड उसके बदले में स्क्रैप डीलर ने हमें नहीं रिसीव कराई। एट द अमाउंट ऑफ डिस्पोजल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो उसकी डेप्रिसिएशन बन रही थी वो 8,900 है। तो इसमें हमें उसके बाद नया एसेट नहीं आ रहा, पुराना एसेट जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा ऑफिस इक्विपमेंट, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगी 8,900। और क्योंकि इसके बदले हमें कोई ट्रेड इन नहीं मिल रहा, कोई एसेट नहीं मिल रहा, कोई कैश रिसीव नहीं हो रहा, तो जो भी इनका डिफरेंस होगा बुक वैल्यू से वो हमारा लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट एसेट है। 11,000 माइनस 8,900, तो ये पूरी बुक वैल्यू हमारा लॉस कंसीडर होगा। तो इस तरह हमने इसकी जर्नल एंट्रीज हमसे रिक्वायर्ड थी, वो हमने जर्नल एंट्री अटैम्प्ट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज दैट during current year Magnum Industry incurred the following expenditure which should be recorded either as operating expense of the current year or as intangible asset. Expenditure to acquire a franchise as one of 4 American distributors for an Italian automobile. The franchise expire in 49, और ये franchise 49 में expire हो रही है। Explain क्या करना है हमने,
हम पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। ईच ऑफ द अबव एक्सपेंडिचर शुड बी रिकॉर्डेड एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या इनको ऑपरेटिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है करंट ईयर का, और एज एन इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करना है। If you view expenditure as creating an intangible asset, indicate number of years over which the asset should be amortized. तो हमें वो भी देखना है कि कितना asset जो है amortize होगा, और रीजनिंग भी देनी है। लेट्स सी, इसको चेक देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है फ्रेंचाइज। इसके लिए क्या हमारे पास रीजनिंग है, वैल्यू कम तो नहीं होगी या 40 ईयर्स से कम एक्सपायर तो नहीं हो जाएगी, 40 ईयर्स तक ये अमोर्टाइज हो सकती है। नेक्स्ट इज इनकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इन एन एफर्ट टू प्रोड्यूस 1 लाख माइल टायर and in an year end the project looks promising. If successful the product will be patent. अगर ये रिसर्च कामयाब हो गई तो 17 ईयर्स का पेटेंट होगा, बट इट शुड बी कंट्रीब्यूट टू रेवेन्यू एटलीस्ट 20 ईयर। बट हमें इस प्रोडक्ट से 20 साल तक जो है अर्निंग होगी, रेवेन्यू अर्न होगा। तो क्या ये एसेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस ट्रीट करना चाहिए या एज एन इंटेंजिबल एसेट? सेविंग डिवाइस, the patent has a remaining legal life of 13 years, but Magnum Industry expect to produce and sell the device for a period of 5 years. तो ये इसको भी देखते हैं। 17 years तक ये हमारा पेटेंट जो है, हमने एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट जनरेट की है एवरी 2 ईयर। तो कंपनी मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम करती है और ये उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी दे रहा है। तो क्या ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है या इंटेंजिबल एसेट है? तो ये भी एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है ये एक्सपेंस, बट बहुत नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, बट और ऑब्वियसली इन एम्प्लॉयज़ के थ्रू ही हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, बट ये किसी भी तरह इंटेंजिबल एसेट कंसीडर नहीं होता। तो ये भी एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप्रोक्सीमेटली लास्ट क्वेश्चन। On October 12, 1992, Speedy Print purchased a photocopy machine और 20,000 उस मशीन की कॉस्ट है और उसकी यूज़फुल लाइफ 8 ईयर्स है। 4,000 रेजिडुअल वैल्यू है। स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, और और इसको जो है राउंड ऑफ कर रही है नियरेस्ट पार्शल मंथ के लिए, मतलब कि आप फ्रैक्शनल ईयर लेंगे। इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए MACRS मेथड यूज़ कर रही है कंपनी, 5 ईयर की प्रॉपर्टी क्लास लगा रही है। स्पीडी प्रिंटर ने ये फाउंड किया कि इट्स कस्टमर यूज्ड कलर कॉपी, देयरफॉर 1994 में स्पीडी प्रिंट इस मशीन को सेल आउट कर देगा कमर्शियल जो ग्राफिक्स कंपनी को फॉर 10,000 कैश। तो सबसे पहले तो हमें कहा जा रहा है कि एक स्केड्यूल बनाएं 8 ईयर्स का, कि अगर कंपनी से इसको लेके चल रही है 8 ईयर्स तक, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका क्या रेट्स आ रहे हैं और इनकम टैक्स रिटर्न में इसके क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज हो रहा है। लेकिन टैक्स पर्पज़ के लिए इसे पहले 5 सालों में रैपिडली तेज़ी से डिक्रीज़ कर दिया गया है, और अगले 3 साल हमें ये एसेट को एक्सपेंस चार्ज नहीं कर रहा। नेक्स्ट बी पार्ट में, फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर्पज़ कंप्यूट द बुक वैल्यू ऑफ कॉपियर एट द डेट ऑफ डिस्पोजल एंड द गेन ऑन और सेल ऑफ एसेट। तो कह रहे हैं बुक वैल्यू कैलकुलेट करें फाइनेंशियल पर्पज़ के लिए, अगर हम कैलकुलेट करें तो। अब हमें लास्ट पे जो कह रहा है दैट इज़ जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो जर्नल एंट्री हम देखते हैं इसकी क्या होगी। दैट इज़ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, और ये इस टाइम पर जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बन रहा है हमारा 1994 में तमाम एसेट्स पे, वो 1,34,175 बन रहा है। तो हम उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9-5। यहाँ पे हमें कुछ एंट्रीज गिवन है, कुछ ट्रांजैक्शंस गिवन है, और इन ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री हमसे रिक्वायर्ड की जा रही है। तो हम इन ट्रांजैक्शंस को देख लेते हैं। कैल्ब्रो जो है इतना पुराना मूविंग वैन वो चेंज कर रहा है, नया ख़रीद रहा है, उसकी जगह वो देकर ट्रेड इन कर रहा है, और ओल्ड मूविंग वैन जो है वो 27,000 की कॉस्ट है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उस पर 19,000 चार्ज हुई है।
नई जो वैन ख़रीद रहा है उसकी जो प्राइस है वो 38,000 पे कर रहा है। इसके ये जो प्राइस 38,000 पे कर रहा है वो 12,000 उसे ट्रेड इन अलाउंस मिल रहा है, मतलब पुराना एसेट देने के बदले में उसे 12,000 का जो है अलाउंस मिल रहा है, और 26,000 वो कैश पे कर रहा है। तो दोनों को प्लस करें तो 38,000 है। तो 12,000 आप इसको डिस्काउंट कंसीडर करें या ट्रेड इन अलाउंस इसे कहेंगे। और जो न्यू वैन है, जो इनकी मूविंग वैन है, ये इसे व्हीकल अकाउंट के तौर पे लिखते हैं। तो हमें इसके लिए वर्ड व्हीकल अकाउंट यूज़ करना है। अब हम इसकी ट्रांजैक्शन देखते हैं कैसे रिकॉर्ड होगी। मैंने एंट्रीज को पहले से रिकॉर्ड रखा हुआ है टाइम को सेव करने के लिए। 19 मार्च को व्हीकल अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि न्यू व्हीकल हम लेके आ रहे हैं, डेबिट होगा। न्यू व्हीकल 38,000 का न्यू व्हीकल है अपनी अमाउंट से। एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी डेबिट होगा। जो पुराने व्हीकल की डेप्रिसिएशन है उसको हम ख़त्म करेंगे उस अकाउंट को डेबिट करके। 19,000 की डेप्रिसिएशन थी। नेक्स्ट व्हीकल जो है, पुराना व्हीकल वो हमारे पास से जा रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो क्रेडिट होगा। 27,000 उसकी कॉस्ट थी, और उसके बदले हमें साथ ही 26,000 का कैश पे करना पड़ रहा है कंपनी को। अब पुराना जो व्हीकल दिया उस पर हमें गेन हुआ है या लॉस हुआ है वो हमें रिकॉर्ड करना है। अगर गेन हुआ है तो क्रेडिट करेंगे। ये कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हमें व्हीकल की प्राइस कॉस्ट को में से जो बुक वैल्यू आती है उसको और ट्रेड इन अलाउंस को कंपेयर करना है। तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। हैव टू राइट कॉस्ट ऑफ व्हीकल या कॉस्ट ऑफ एसेट हमारे पास इसकी कॉस्ट ऑफ एसेट है दैट इज़ 27,000। इसमें से हम लेस कर देंगे इस व्हीकल की जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो इस पे होती रही है, जो एक्यूमुलेट हुई है, तो वो लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी बुक वैल्यू दैट इज़ 19,000। और हमारे पास बुक वैल्यू आ गई दैट इज़ 8,000। अब इसमें से हम लेस करेंगे जो सेल प्राइस हमें मिलेगी, कैश मिलेगा, या फिर जो ट्रेड ऑफ हमें ट्रेड इन मिलेगा उसकी पुराने एसेट को देके। तो यहाँ पे जो हमें ट्रेड इन मिल रहा है दैट इज़ 12,000 ट्रेड इन अलाउंस। तो ट्रेड इन अलाउंस को हम इसमें से लेस करेंगे। जो ट्रेड इन अलाउंस है, अगर बुक वैल्यू ज़्यादा हो, ट्रेड इन अलाउंस कम हो, तो हम कंसिडर करेंगे हमें कैपिटल लॉस हुआ है। और अगर ट्रेड इन अलाउंस ज़्यादा हो और बुक वैल्यू कम हो तो वी विल कंसिडर कि हमें कैपिटल गेन हुआ है। हमारी एक्सपेक्टेड हमें जो है ज़्यादा मिल रही है अमाउंट एक्सपेक्टेशन से, तो दैट इज़ कैपिटल गेन। क्योंकि हमारी बुक वैल्यू कम है और ट्रेड इन अलाउंस ज़्यादा है, 4,000 का हमें कैपिटल गेन हो रहा है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे कि कंपनी को गेन हो रहा है या लॉस, और अगर गेन हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे और अगर लॉस हो रहा है तो डेबिट करेंगे, और ये एंट्री ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री जो हमें गिवन है दैट इज़ कैलब्रो सोल्ड लैंड जो स्टोरेज फैसिलिटी है सेल्फ स्टोर इनकॉर्पोरेशन को उन्होंने सेल कर दी है। वो पूरी उनकी स्टोरेज फैसिलिटी 8,50,000 की उन्हें थी और 3 लाख उन्होंने कैश में रिसीव किया। बाकी 5 ईयर का नोट जो उन्होंने लिख के क्रेडिट किया 5,50,000 का। कंपनी जो है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड में इसकी इस स्टोरेज की जो वैल्यू है, जिसकी लैंड है वो 1,20,000 से रिकॉर्ड है। बिल्डिंग की अमाउंट 5,70,000 है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो इस बिल्डिंग की डेट तक हुई है दैट इज़ 2,30,000। तो इसको कंपनी ने सेल कर दिया। तो इसकी ट्रांजैक्शन कैसे होगी,
कैश रिसीव हो रहा है 3 लाख, डेबिट हो जाएगा। नोट रिसीवेबल भी हमें जो है गिवन है कि 5,50,000 का नोट रिसीवेबल हमें रिसीव हो रहा है, तो वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो डेबिट हो जाएंगे हमारे पास ये दोनों अमाउंट। टोटल मतलब हमें 8,50,000 रिसीव हो रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग क्योंकि हमारे पास से जा रही है तो क्रेडिट हो रही है। इनकी जो रिकॉर्डेड अमाउंट्स थी 1,20,000 और 5,70,000 वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इस बिल्डिंग पे जो हमें एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन आई है वो हम डेबिट कर देंगे 2,30,000 और उसको हम डेबिट कर देंगे क्योंकि वो हमें ख़त्म करनी है। अब इस बिल्डिंग के ऊपर हमें कैपिटल गेन हो रहा है या कैपिटल लॉस इस एसेट को सेल करने से, तो वो देख लेते हैं। सो इसी में अगर हम चेंजेस कर दें तो कॉस्ट ऑफ जो हमारा एसेट है दैट इज 6,90,000। टोटल जो कॉस्ट थी उस एसेट की लैंड और बिल्डिंग को प्लस करके दैट इज़ 6,90,000। 1,20,000 की बिल्डिंग और 5,70,000 की 5,70,000 की बिल्डिंग थी और लैंड थी, दोनों को प्लस किया 6,90,000। जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो 2,30,000 है, तो वो उसमें से लेस कर देंगे तो हमारे पास 4,60,000 की बुक वैल्यू आ जाएगी। और कैश जो रिसीव हो रहा है या कैश रिसीव कह लें या उसकी जो सेल प्राइस है वो 8,50,000 मिल रही है, तो 39,000 पॉजिटिव 3,90,000 पॉजिटिवली कंपनी को गेन हो रहा है। तो कैपिटल गेन हमारे पास आ रहा है 3,90,000 का। नेक्स्ट 20 सितंबर को कंपनी अपने ओल्ड कंप्यूटर को सेल आउट कर रही है और नया सिस्टम परचेज कर रही है। ओल्ड कंप्यूटर जो है 1,26,000 की कॉस्ट पे पड़ा हुआ है और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है 98,000 है। न्यू जो कंप्यूटर है उसकी लिस्ट प्राइस या उसकी जो प्राइस है 95,000 है और कंपनी 10,000 ट्रेड इन अलाउंस ले रही है पुराने कंप्यूटर के बदले और 35,000 कैश में पे कर रही है और 50,000 कंपनी नोट पेबल की सूरत में पे कर रही है। तो टोटल जो अमाउंट दे रही है वो 85,000 दे रही है। एंड यहाँ पे अभी हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, इसका कैपिटल लॉस और गेन भी फाइंड करते हैं। तो क्योंकि न्यू कंप्यूटर आ रहा है, हम ऑफिस इक्विपमेंट से इसे जनरेट कर रहे हैं, तो ऑफिस इक्विपमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, डेबिट हो जाएगा। 95,000 का न्यू ऑफिस इक्विपमेंट है, पुराना ऑफिस इक्विपमेंट जा रहा है, क्रेडिट हो जाएगा 1,26,000 थे। पुराने ऑफिस इक्विपमेंट की जो डेप्रिसिएशन है वो डेबिट हो जाएगी 98,000। नए ऑफिस इक्विपमेंट के बदले हम कैश और नोट पेबल पे कर रहे हैं 35,050। गेन या लॉस आ रहा है 18,000, वो कैसे पता चला? उसके लिए अगेन हम उसी कैलकुलेशन को फॉलो करेंगे। 1,26,000 कंप्यूटर की कॉस्ट थी, डेप्रिसिएशन 98,000, लेस किया तो बुक वैल्यू आ गई 28,000। इसमें से हम इसकी सेल प्राइस या ट्रेड इन अलाउंस को लेस करेंगे, तो 10,000 हमारे पास ट्रेड इन अलाउंस है, तो हम इसको जब लेस करेंगे तो हमारे पास जो 18,000 का डिफरेंस आ रहा है। और 18,000 क्योंकि बुक वैल्यू ज़्यादा है और ट्रेड इन अलाउंस कम है, तो 18,000 जो है हमारे लिए कैपिटल लॉस है, वी विल कंसिडर इट लॉस। तो कैपिटल लॉस है, ये डेबिट साइड पे शो करेंगे एंट्री में, जो हमारी जर्नल एंट्री होगी। तो लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट एसेट या कैपिटल लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट एसेट विल बी डेबिट। लास्ट एंट्री है ऑफिस इक्विपमेंट जो है 11,000 के वो स्क्रैप डीलर को दिए हैं और उसके बदले में कोई भी प्रोसीड्स स्क्रैप डीलर ने नहीं दी, यानी उसकी कोई कैश या अमाउंट नहीं मिली। डेट ऑफ डिस्पोजल पे जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी एसेट की वो 8,900 थी। तो ऑफिस इक्विपमेंट हमारा ओल्ड चला गया, डिक्रीज़ होके लेस होके क्रेडिट हो जाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है इस इक्विपमेंट की वो डेबिट हो जाएगी 8,900 से, और इनकी जो कैश डिफरेंस है मतलब ऑफिस की कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8,900, तो 2,100 का जो बुक वैल्यू आ रही है, इसके बदले हमें कोई भी ट्रेड इन अलाउंस या सेल प्राइस रिसीव नहीं हो रही, तो ये सारा ही हमारा लॉस होगा। तो इसके ऊपर हमें लॉस ऑन इक्विपमेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन 10-7, और यहाँ पे हमारे पास कुछ एसेट्स हैं कंपनी के पास, और ये कंपनी कह रही है कि इनको पढ़ें और बताएं कि इसको एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ट्रीट करना है या इंटेंजिबल एसेट। तो सबसे पहले है एक्सपेंडिचर टू एक्वायर फ्रेंचाइज एज वन ऑफ 4 डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एन इटालियन ऑटोमोबाइल। फ्रेंचाइज 49 ईयर्स की है, तो व्हाट वी विल डू।
हमें क्या करना है। तो हमें नीचे भी इन्होंने पूछा है कि एक्सप्लेन करें कि क्या हमने एक्सपेंडिचर को एज एन इंटेंजिबल एसेट लेना है या इसको एज एन, और इसे अमोर्टाइज, इंटेंजिबल एसेट अमोर्टाइज करना है, या फिर इसको एज एन ऑपरेटिंग कॉस्ट लेना है। तो फ्रेंचाइज की अगर बात करें तो फ्रेंचाइज जो है ये इस बात की गारंटी है कि अगर आपने किसी को अपनी फ्रेंचाइज दी है या आपने किसी से फ्रेंचाइज ली है, हमने एक अमेरिकन कॉरपोरेशन से, इस कंपनी ने, मैग्नम कंपनी ने फ्रेंचाइज ली है, तो इसका मतलब है कि हम उनके एसेट को 49 ईयर्स तक सेल कर सकते हैं और सेल करके उससे रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंचाइज बेसिकली हमारे लिए एक इंटेंजिबल एसेट है। क्यों? क्योंकि हम इसको सेल करके इससे प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो इससे फर्दर सेल्स अर्न करेंगे, रेवेन्यू अर्न करेंगे। तो कोई ऐसी चीज़ इससे फर्दर हम रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं तो वो हमारे लिए एज एन इंटेंजिबल एसेट होगा, तो इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसके अलावा FASB के रूल्स जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक भी फ्रेंचाइज जो है वो इंटेंजिबल एसेट है और ये अमोर्टाइज होगी। और अमोर्टाइज कितनी, 49 ईयर्स की इन्होंने एक्सपायरी डेट लिखी है, बट FASB जो है दे सेज कि 40 ईयर्स तक हम इंटेंजिबल एसेट को अमोर्टाइज करते हैं, उससे फर्दर नहीं करते। तो हमने जो अमोर्टाइजेशन करनी है इसकी, दैट विल बी 40 ईयर्स तक करेंगे। तो दिस इज़ फॉर फ्रेंचाइज जो है हमारे लिए एक इंटेंजिबल एसेट है। नेक्स्ट, इनकर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करिए कंपनी ताकि 1 लाख माइल टायर बना सके, और इस प्रोजेक्ट की अगर सक्सेस होती है तो कंपनी को इसको 17 साल के लिए पेटेंट करा सकती है और इससे 20 साल तक रेवेन्यू अर्न कर सकती है। तो इसको हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस ट्रीट करना चाहिए, इंटेंजिबल एसेट। तो जब तक कि हम इससे प्रोडक्ट नहीं बना लेते, पेटेंट नहीं हो जाता, वो पेटेंट हमारे लिए इंटेंजिबल एसेट होगा। बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर ही रहेगा, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट इंटेंजिबल एसेट नहीं होती। तो ना तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट हमें इस वक्त करंटली कोई रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प कर रही है, तो इस तरह से भी हम इसे इंटेंजिबल एसेट नहीं लेंगे। और दूसरा पॉइंट कि FASB के रूल्स के मुताबिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट को एक्सपेंस ही ट्रीट किया जाता है, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही ट्रीट होगा। ठीक है, जब कोई नया एसेट ये इसको प्रोड्यूस कर लेगा R&D, तो हम उसको जब पेटेंट कराएंगे तो पेटेंट विल बी इंटेंजिबल एसेट। मूव टू नेक्स्ट पार्ट। Purchase a patent on fuel saving device. The patent has remaining legal life for 13 years, but Magnum Industries expect to produce and sell the device for period of 5 years. तो कंपनी 5 years के लिए इसको कर रही है। पेटेंट अभी मैंने जैसे पहले कहा, क्योंकि हमें ये हेल्प आउट करेगा फर्दर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो पेटेंट विल बी एन इंटेंजिबल एसेट, और इसको क्योंकि इंटेंजिबल एसेट है तो ये अमोर्टाइज भी होगा। अमोर्टाइजेशन जो है पेटेंट की, वो इसकी यूज़फुल लाइफ तक होती है, इसकी लीगल लाइफ तक नहीं होती। लीगली ये बेशक 13 साल तक हमारा पेटेंट रहेगा, बट इस पेटेंट की जो यूज़फुल लाइफ है वो 5 years है, तो 5 years पर हम इसे अमोर्टाइज करेंगे, 13 years पर नहीं करेंगे। तो पेटेंट इज़ इंटेंजिबल एसेट एंड इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। Next is expenditure to advertisement a new product. Product is patent and is expected to contribute to company's revenue for the entire 17 years of patent. तो हम एडवर्टीज़मेंट की कर रहे हैं, और एडवर्टीज़मेंट जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है या इंटेंजिबल। ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर जो है, एडवर्टीज़मेंट जो है वो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही होता है। हर एक्सपेंस ही हमें रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करता है, बट वी कैन नॉट एक्यूरेटली कैलकुलेट कि वो हमें कितना चार्ज कर रहा है रेवेन्यू जनरेट करने में। तो दैट इज़ टोटली नॉट कैन बी कैलकुलेटेड एज इंटेंजिबल एसेट। तो एडवर्टीज़मेंट इज़ एन एक्सपेंस, और इसे हम ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस के तौर पे ही शो करेंगे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं।
एक्सपेंडिचर फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, एवरेज मैनेजमेंट जो है वो 2 साल तक इसको ट्रेनिंग कराती है मैनेजर्स की, और वो 2 साल तक रहते हैं। और ये जो प्रोग्राम है मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्या ये एक्सपेंस है या इंटेंजिबल एसेट? सो इट विल बी ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कंपनी जितनी भी ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट का जो खर्चा होता है वो सब एक्सपेंस में काउंट होता है, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही कैलकुलेट होता है, दैट इज़ नॉट इन इंटेंजिबल एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज़ A-7। इट इज़ अबाउट स्पीडी प्रिंटर जो है वो फ़ोटोकॉपी मशीन परचेज़ कर रहा है, और ये मशीन जो है हमें कॉस्ट कर रही है 20,000 की, और मैनेजमेंट ने एस्टिमेट किया है कि कंपनी की इसकी जो यूज़फुल लाइफ है वो 8 इयर्स है, और 84,000 जो है उसकी रेजिडुअल वैल्यू है। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड फॉर फाइनेंशियल पर्पस यूज़ कर रही है कंपनी, और इनकम टैक्स पर्पस के लिए ऑब्वियसली MACRS मेथड यूज़ कर रही है। और MACRS मेथड के अंदर ये कंपनी जो है इसका जो एसेट है 5 ईयर एसेट क्लॉज में फॉल करता है। कस्टमर जो हैं कलर कॉपियर को यूज़ कर रहे हैं कंपनी, तो कंपनी जो है स्पीडी प्रिंटर की मशीन को सोल्ड कर देगी 19 मार्च 1994 को कमर्शियल जोग्राफी को। सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि कंपनी का इसके लिए आप एक स्केड्यूल बनाए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना होगा अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कैलकुलेट करते हैं और इनकम टैक्स के लिए। तो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करिए कंपनी, तो स्ट्रेट लाइन मेथड से हम फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 2000 है, पहले साल हम 3 मंथ यूज़ करते हैं, तो 3 मंथ का फ्रैक्शनल ईयर ले लिया हमने, और लास्ट ईयर में जो है वो 9th मंथ तक हमारे पास रहता है एसेट, तो 9th मंथ का फ्रैक्शनल ईयर ले लिया, और इस तरह से हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चार्ज कर ली। नेक्स्ट आ गया फॉर टैक्स पर्पज़। टैक्स पर्पज़ के लिए हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है वो 5 ईयर पे है, तो हमने उनके वो रेट्स ले लिए, और जब आखिरी 3 साल में कोई रेट नहीं है तो हम उस पर ज़ीरो चार्ज करेंगे। तो इस तरह से हमारे एक्सपेंस आ जाता है टैक्स पर्पज़ के लिए भी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए भी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थोड़ा स्टेडीली आराम आराम से डेप्रिसिएट हो रहा है एसेट, और अगर टैक्स पर्पज़ के लिए देखा जाए तो एसेट रैपिडली डेप्रिसिएट हो रहा है, और आखिरी 3 सालों में हमें ये कॉस्ट नहीं करेगा, एक्सपेंस क्रिएट नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि फाइनेंशियल पर्पज़ के लिए बुक वैल्यू कंप्यूट करें कंपनी के डिस्पोजल की, और गेन ऑन लॉस ऑफ एसेट क्या होगा ये कंप्यूट करें। तो अब हम बुक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 19 मार्च 1994 को क्या होगी। तो सबसे पहले बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम कॉस्ट देखते हैं। 20,000 हमारी एसेट की कॉस्ट थी, और हम जो एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं जो डेप्रिसिएशन, ये हम एसेट सेल करें 19 मार्च 1994 को, तो 92 अक्टूबर 1992 से लेके 1994 तक कितनी हमारी एसेट की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो हम इसमें से लेस करेंगे। तो क्योंकि हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए कर रहे हैं, तो फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम जो मेथड यूज़ कर रहे थे उस मेथड से पहले 1992 में 500 कॉस्ट है, 1993 में 2000, और 1994 में क्योंकि हमने ये एसेट सेल कर दिया तो ये 2000 से वेरी करेगी। तो 1992 और 1993 की कॉस्ट को प्लस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लस की। फिर 1994 में क्योंकि 3 मंथ हमने इसको अपने पास रखा तो 3 मंथ की फ्रैक्शन ले ली, और अब हमारी जो डेप्रिसिएशन होगी से एट द डे ऑफ सेल 19 मार्च 1994 तक, दैट इज़ 3000। इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास बुक वैल्यू आ गई 17,000। अब हम देखते हैं कि हमारा जो इस पर गेन और लॉस क्या आ रहा है। तो बुक वैल्यू 17,000 है, इसमें से हम अपनी सेल प्राइस को माइनस कर देंगे 10,000, तो हमारे पास जो है 7,000 की जो है वो आ गया। अब ये कैपिटल गेन है या लॉस, तो बुक वैल्यू ज़्यादा है और सेल प्राइस हमारी कम है, सो इट इज़ कैपिटल लॉस। तो ये हमारा कैपिटल लॉस है, 7,000 लॉस हो रहा है हमें अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कैलकुलेशंस देखें, यही उन्होंने दोबारा से हमसे डिमांड किया है
कि यही दो चीज़ें हम कैलकुलेट करें, लेकिन फॉर इनकम टैक्स पर्पस। तो इनकम टैक्स पर्पस के लिए हम अगर रिकॉर्ड करें तो इनकम टैक्स पर्पस में हमारे पास यही कॉस्ट 20,000 हमारी एसेट की कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन में फ़र्क आएगा। 1992 और 1993 में हमारी जो डेप्रिसिएशन थी वो 4,000 और 6,400 थी। 1994 में हमारी डेप्रिसिएशन 3,840 है। तो 1994 में जब हम डेप्रिसिएशन लेंगे तो यहाँ मैंने 1.5 लिया है। MACRS मेथड में हम कभी भी जो है फ्रैक्शनल ईयर फाइंड नहीं करते, उसको नहीं यूज़ करते। अगर हमें फ्रैक्शन लेनी है तो हाफ ईयर कन्वेंशन जो है यूज़ होता है। ये MACRS मेथड का रूल है कि अगर हमें यहाँ पे बिटवीन द ईयर एसेट को सेल करना पड़ रहा है या डिस्पोज ऑफ करना पड़ रहा है तो हाफ ईयर कन्वेंशन लेंगे। तो हाफ ईयर कन्वेंशन यूज़ किया है, इसको उन्हें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है आंसर क्वेश्चन में। आपको पता होना चाहिए कि MACRS मेथड के साथ हाफ ईयर कन्वेंशन ही यूज़ होता है। एंड इसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 12,320 आई। अकॉर्डिंग टू दिस हमारी बुक वैल्यू 7,680 आई। अब हम गेन चेक करते हैं, बुक वैल्यू को में से लेस करते हैं सेल प्राइस, तो हमारी बुक वैल्यू जो है वो कम है और सेल प्राइस जो है वो हमारे पास ज़्यादा है। तो ये हमारे पास अब कैपिटल गेन आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम कैलकुलेशंस करें टैक्स मेथड से, टैक्स पर्पस के MACRS मेथड से, तो हमें कैपिटल गेन हो रहा है। हम टैक्स इनकम